अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू EMD कैट बाय जाहिद। आज की वीडियो में मैं बायो एनर्जेटिक्स से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। इन टिप्स एंड ट्रिक्स में क्या क्या शामिल होगा, तो यहाँ पे देखें लर्निंग आउटकम्स में ये जो हमारी इस वीडियो का सफ़र फोटोसिंथेसिस से लेकर ATP फार्मेशन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट स्पेक्ट्रम से होता हुआ MD कैट से रिलेटेड जो पास पेपर में MCQs आए हैं वहाँ तक है। इसके बाद जो अलग से हैं यानी कि क्रैप्स साइकिल वगैरह, उनकी अलग से वीडियो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस वेरी सिंपल इक्वेशन, बस इसमें याद इस चीज का रखना है कि दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, दोनों बुक में लिखी हुई हैं। अगर यहाँ पे आप रिएक्टेंट में 6 वाटर लिखें तो इस तरफ 6 वाटर नहीं बनेंगे। वैसे भी देखें नेट वाटर प्रोडक्शन जो है यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 6 निकल रहे हैं, यानी टोटल 6 ही यूज हो रहे हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरी चीज यहाँ पे बस नेक्स्ट अगर हम चलें तो फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ये ऊपर फोटोसिंथेसिस है सिंपल, और इसको रिवर्स कर दिया जाए तो रेस्पिरेशन है, यानी सेल्स के अंदर एनर्जी बननी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज करते हुए लाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाती है, और यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में पानी को इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। उसके रिवर्स है। फोटोसिंथेसिस जो है वो डे टाइम में होता है और उसके बाद ऑक्सीजन इसमें बनती है। सिंपल बात है। सेलुलर रेस्पिरेशन नाइट में होता है, और यानी जब लाइट कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मैंने ये दो चीजें रिवाइज करवाने का मकसद था बेसिकली आपसे कंपनसेशन पॉइंट डिस्कस करना। कंपनसेट पॉइंट होता क्या है जी, जब लाइट ज्यादा होती है दिन के वक्त तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, लेकिन अगर रात के वक्त यानी एट नाइट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज्यादा होती है क्योंकि रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा होता है। लेकिन एट डॉन एंड डस्क यानी जब सूरज तलू हो रहा हो या सूरज गुरूब हो रहा हो, जब रोशनी कम हो, इतनी कम ना हो कि सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा हो, लेकिन इतनी हो कि फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बनने वाली ऑक्सीजन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज कर ली जाती है। जितनी बन रही है, फर्ज करो 6 बन रही है, तो 6 ही जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज करेगी, कोई भी एक्सेस नहीं बनेगी। इस पॉइंट के दरमियान जो है कोई एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता प्लांट में, ना कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होती है ना ऑक्सीजन एक्सेल करता है प्लांट। तो इसको हम सिंपली कहते हैं ये कंपनसेशन पॉइंट है। ये डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये FSC के लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नील हाइपोथेसिस। नील हाइपोथेसिस का जिक्र करें तो इसमें मेन पॉइंट जो है वो पहली लाइन ही है, ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया, जब ऑक्सीजन प्लांट जो रिलीज करता है वो ये दो प्रोडक्ट्स की मौजूदगी में होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मिलकर ग्लूकोज बना, वाटर बना, और साथ में ऑक्सीजन निकली। अब ऑक्सीजन कहाँ से आती है, आइदर कार्बन डाइऑक्साइड में से, इसमें भी O2 है, या वाटर में से। तो प्रूफ ये किया गया कि ये जो है वो वाटर से आती है। ये नील साइंटिस्ट था जिसने प्रूव किया, और नील हाइपोथेसिस का इसको नाम दे दिया गया। ये किस तरह किया गया जी, हमने जो वाटर वाला जो है ऑक्सीजन ये आइसोटोपिक यूज किया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है ये सिंपल। तो जब वाटर जो ऑक्सीजन रिलीज हुई तो ये आइसोटोपिक थी। इससे कंफर्म हो गया कि जो यहाँ से जो है ऑक्सीजन वाटर से निकलती है वही रिलीज होती है। इंपॉर्टेंट MCQs। नेक्स्ट ATP फॉर्मेशन। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। ATP फॉर्म होना है 3 तरीके। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जैसे कि हमने पढ़ा भी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में। फोटोसिंथेसिस, फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटो लाइट की मौजूदगी में होना है, ये होगा जैसे कि हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन पढ़ा है। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोरिलेशन यानी डायरेक्ट ATP अगर कहीं बन रही है तो फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहलाएगा। मसलन अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये मैंने बताया कि जैसे कि नॉन साइक्लिक, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन फोटोफॉस्फोरिलेशन की एग्जांपल है। फिर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि जो ATPs बन रही हैं वो डायरेक्ट बनती हैं, यानी ADP आएगा, फॉस्फोरस लेगा और ATP बन गया। लेकिन इन केस अगर देखें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तो हमें NADPH या NADPH और FADH आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ATP रिलीज करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसमें क्या है जी,
इसमें भी इसी तरह NADH बनता है। अब NADH जो है वो आगे फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और वो बना देगा ATP बना देगा। अब ये डायरेक्ट ATP नहीं बनाने, आल्दो के NADH FADH2 हैं वो ATP ही बनाएंगे इन द एंड, लेकिन फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमें NADH अगर मिला है तो NADH क्या है, असल में ATP है, जो कि बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 तरीके थे। नेक्स्ट है जी, बुक में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, मेरा ख्याल है कि ये शायद इस बार MCQs आए। ATP केमिकल लिंक्स बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के दरमियान जो है वो ATP, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज अ लिंक बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, दिस इज द क्वेश्चन। तो आंसर इज ATP। अच्छा, यहाँ पे हमने इतना देखा है, देखिए जी, कैटाबोलिज्म के दरमियान अगर ये मॉलिक्यूल टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है ATP के फॉर्म में। यही ATP जो है वो फिर दूसरे एनाबोलिज्म के दरमियान यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़कर बड़ा बनाने में जो है वो एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है। तो इसका ये बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मेन टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर इसमें अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा, ये वाला टॉपिक आपको मसला नहीं देगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दो तरह के, एसेसरी और नेसेसरी। मैंने कैटेगराइज किया, नेसेसरी जो है यानी जरूरी, क्लोरोफिल ए तो होना ही है ना, ये तो मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। और एसेसरी का अगर जिक्र करें तो क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स के फिर आगे दो हैं टाइप्स हैं, कैरोटीन्स और जेंथोफिल। बुक में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, एसेसरी पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन्स, जेंथोफिल। ऐसा लगता है कि ये तीनों अलग चीजें हैं, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन्स और जेंथोफिल, लेकिन असल में ये इसकी ही आगे टाइप्स है, यानी जेंथोफिल और कैरोटीन्स मिलकर कैरोटिनॉइड्स बना रहे हैं। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में दोनों डिफरेंस, मैं इनकी तफसील में भी आता हूँ। नेक्स्ट है जी, क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस। क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस मैं आपको इस तरह बताऊं कि क्लोरोफिल ए, याद रखने का तरीका, पहले इसका फार्मूला देखें, C15H72O5N, यानी इस तरह याद रखें, CHON है ना खून, मैंने इस तरह याद रखा हुआ है खून, और एंड में मैग्नीशियम, C55H72O5 और N4। इसी तरह क्लोरोफिल बी भी सेम ही है, खून और एंड पे मैग्नीशियम, यानी 55 70, सिर्फ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हो गए, ऑक्सीजन 1 ऐड हो गया, यही डिफरेंस है। उसके बाद इनके कलर की अगर बात की जाए तो मैं बुक के मुताबिक बता रहा हूँ, क्लोरोफिल जो ए है ये ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल जो बी है ये येलो ग्रीन होता है। मैं इसको याद करने का ट्रिक भी अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये नीचे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, ये ऊपर जो इसकी प्रोपायरिन रिंग है और नीचे फाइटोल टेल है, इस पे भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आर ग्रुप चेंज होने की वजह से सारा चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे लगा होगा एल्डिहाइड ग्रुप CHO तो ये क्लोरोफिल बी होगा, अगर यहाँ पे लगा होगा CH3 मिथाइल ग्रुप तो ये क्लोरोफिल ए होगा। क्लोरोफिल ए इज अ मेन और क्लोरोफिल बी इज एसेसरी। देखिए जी, इसको याद रखने का तरीका, पहले ये ABG अबू जी से याद रख सकते हैं, क्लोरोफिल ए इज ब्लू ग्रीन, याद हो गया, क्लोरोफिल ए इज ब्लू ग्रीन। अबू जी वाली निमोनिक आप याद रख सकते हैं, ये इससे भी अच्छी है तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्लोरोफिल बी, बेग साहब हमारे केमिस्ट्री के एक टीचर हैं एक्सपीरियर कॉलेज के, जो हैं वो हेड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, तो मैंने उनके नेम से बनाया हुआ है बेग साहब, बेग साहब BYG, यानी क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन, क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन, ये याद हो गया। अब आपने किस तरह याद रखना है जी, देखिए CHO और B, खूब कहते नहीं भाई, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो, तो खूब की सेंस में आ रही, नहीं बहुत की सेंस में, तो खूब से आप याद रख सकते हैं क्लोरोफिल बी में CHO होता है यानी एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो अंडरस्टूड है, जब ये याद हो गया तो मिथाइल ग्रुप भी याद हो गया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आता ही आता है। नेक्स्ट है जी, कैरोटिनॉइड्स, येलो एंड रेड और रेड ऑरेंज, ये बुक में लिखा हुआ है कैरोटिनॉइड येलो और रेड टू ऑरेंज होते हैं। इसका भी मैं एक लाइन को जरा क्लियर करना चाहूंगा। मैंने कहा जी कैरोटिनॉइड्स की 2 टाइप्स हैं, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल। कैरोटीन्स रेड टू ऑरेंज होती हैं, जेंथोफिल आर येलो टू ऑरेंज। देखें जी, याद रखने का तरीका, CRO पढ़ा ना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, फिजिक्स में हम पढ़ते आए हैं। जैसे टीवी, हमारे पुराने जमाने के टीवी, अब आजकल तो LED है, पुराने जमाने के टीवी में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यूज होती थी, तो CRO से याद रख सकते हैं। C से कैरोटीन्स और रेड टू ऑरेंज, कैरोटीन्स रेड टू ऑरेंज। जेंथोफिल का जिक्र करें तो जाइलम, वैसे तो XYLEM होता है ना जाइलम, स्पेलिंग मैंने जाइलोम लिख दिया है, याद रखने का तरीका, यानी कि जेंथोफिल येलो टू ऑरेंज, जेंथोफिल येलो टू ऑरेंज मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है ताकि डिफरेंशिएट हो सके। तो अगर ओवरऑल कैरोटिनॉइड्स का पूछे तो येलो रेड टू ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई प्लांट्स आर ग्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट।
वाई प्लांट्स आर ग्रीन, देखें जी, हमें कोई चीज अगर व्हाइट नजर आती है तो इसका मतलब कि वो तमाम लाइट जो सूरज से आ रही है उससे रिफ्लेक्ट होके वापस हमारी तरफ आ रही है। लेकिन अगर कोई चीज ब्लैक है, इसका मतलब जितनी लाइट उसकी तरफ जा रही है वो तमाम की तमाम जो 7 कलर्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज रेड है, इसका मतलब कि 7 की 7 लाइट्स उस चीज की तरफ जा रही है, लेकिन अगर हमें रेड नजर आ रही है तो रेड कलर जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, बाकी 6 कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी रेड। ये ऊपर रेड कलर का नजर आ रहा है क्योंकि इसमें रेड रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इसी तरह मैं आपको बताना चाहूँ, प्लांट्स क्या है जी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, तो मोस्टली कौन सा कलर एब्जॉर्ब करते हैं? वायलेट ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज रेड, ये याद रखना है। वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड कलर जो है वो मोस्टली एब्जॉर्ब करते हैं। मुझे बताएं, अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या उनका ये कलर होगा? नहीं। एग्जैक्टली कलर किसी चीज का वही होता है जो वो चीज रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे तो अब्जॉर्ब कर रहे हैं वायलेट ब्लू, तो वायलेट ब्लू यानी हमने जो टोटल 7 कलर्स हैं, मैं आगे जाके बताता हूँ विब ग्योर से, आपने याद रखना है। किस तरह जी, अगर जो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है वो वायलेट ब्लू है तो बाकी बचा ग्रीन और येलो एंड इंडिगो, 3 कलर बचे। 4 और 3 7 इसी तरह होते हैं ना, ये ऊपर 4 और नीचे 3 7, तो सातों में से ये 4 एब्जॉर्ब हो गए, ये 3 बचे येलो ग्रीन। तो अब हमें सोचने वाली बात है, अगर ये ग्रीन येलो और इंडिगो है तो प्लांट को फिर पत्ते फिर 3 रंग के होने चाहिए प्लांट, लेकिन फिर भी ग्रीन क्यों नजर आते हैं? सुन लीजिए इसका आंसर भी। येलो कलर इज ऑफन मास्क्ड बाय डार्क ग्रीन कलर, देखें जी, ग्रीन कलर दिस वन, और ये येलो कलर। मुझे बताएं, अगर मैं इस बॉक्स को उठा के इसके ऊपर रख दूं, ये तो वैसे ही मास्क हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। तो यही चीज बताई जाती है कि अगरचे प्लांट जो है वो शो करता है येलोइश अपीयरेंस, यानी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ग्रीन कलर इतना डोमिनेंट होता है कि येलो को इग्नोर कर दिया जाता है, इग्नोर हो ही जाता है खुद ब खुद। नेक्स्ट है जी एब्जॉर्प्शन सीक्वेंस, याद रखना है। वाई क्लोरोफिल बी इज एसेसरी पिगमेंट्स, याद रखने का तरीका, कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी सबसे पहले लाइट आएगी कैरोटिनॉइड्स के बाद, कैरोटिनॉइड्स के बाद जाएगी क्लोरोफिल बी के बाद, क्लोरोफिल बी के बाद जाएगी क्लोरोफिल ए के पास। एब्जॉर्प्शन सीक्वेंस इसे कहते हैं। क्लोरोफिल ए में फिर आगे सारा काम जो होगा, ये देखें, कैरोटिनॉइड्स में भी प्रोटेक्टिंग ह्यूमन आई, यानी इंसानी आंख के अंदर भी इसी तरह है। अगर एकदम डायरेक्ट लाइट हमारी मेन सेल्स पे चले जाए तो क्या पता सेल्स खराब हो जाएं लाइट की इंटेंसिटी की वजह से, तो करते हैं क्या जी, कैरोटिनॉइड्स के पास, कैरोटिनॉइड के बाद फिर क्लोरोफिल बी के बाद क्लोरोफिल ए के बाद, ये प्लांट्स में हो रहा है। तो कैरोटिनॉइड्स वैसे अगर ह्यूमन आई में पाए जाते हैं तो पहले लाइट ये खुद एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट, दिस वन इज कलर व्हील, इसका कंसेप्ट है, तो ये इसके बाद जितने भी एमसीक्यूज है वेरी इंपॉर्टेंट। कलर व्हील आपने याद रखना है इस तरह के, ऑल द कलर्स आर एब्जॉर्ब, ऑल कलर्स आर रिफ्लेक्टेड। ये तो सिंपल बात है, अगर तमाम कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो हम उसे कहते हैं, क्या कलर होगा उसका? पीछे मैंने बताया वो ब्लैक होगा। अगर जैसे कि ये राइटिंग ब्लैक नजर आ रही है, अगर तमाम कलर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो चीज नजर आएगी, जैसे कि इस स्लाइड का बैकग्राउंड है। उसके बाद मैंने कहा कि कलर व्हील को किस तरह याद रखना है। विब ग्योर आप इस तरह पढ़े, या उल्टा पढ़ना चाहे तो ROY रोए गी BV। वैसे ये टर्म ना यूज करें, इससे काफी में जो मैं गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं मेरी, वो इतराज करती है कि सर ये ना किया करें। रोएगी बीवी इस तरह, या फिर इस तरह विब ग्योर, जैसे आपको इजी लगे। तो करना क्या है जी, आपने इस तरह याद करना है। जब ये आपको चक्कर याद हो जाएगा तो वन कलर इज एब्जॉर्ब, अदर कलर इज रिफ्लेक्टेड। मतलब कि अगर मैं कहूं कि मैंने एक चीज के ऊपर, एक चीज ऑरेंज कलर की है, तो ऑरेंज कलर की है, तो मैं पूछूं उसमें से कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होगी? ब्लू कलर। अगर मैं पूछूं एक चीज जो है वो ग्रीन कलर की है, तो कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है? तो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ग्रीन नजर आ रही है ना। तो ये बात याद रखनी, जो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो नजर आ रहा है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए एक प्रैक्टिस करते हैं। मैं कहता हूं ये ब्लू है, ब्लू कलर है, पहला एमसीक्यू मेरा ये होगा, ब्लू कलर कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है? यस, सिंपल, ब्लू नजर आ रहा है तो इसका मतलब सिर्फ ब्लू रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारी एब्जॉर्ब हो रही हैं, लेकिन मेनली हम ऑरेंज का जिक्र करेंगे। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन किस चीज का होगा? ग्रीन के ऑपोजिट क्या है? रेड। तो ग्रीन जो है वो रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहा है मेनली, यानी रेड लाइट जो है वो स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब हो रही है, ग्रीन कलर जो है वो स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम में डिफरेंस, एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैं बुक वाली डेफिनेशन पे ना जाऊं, इतनी कंफ्यूजन, फायदा फिर इस वीडियो देखने का। मैं सिंपल बात बताता हूं कि स्पेक्ट्रम जो है ना, एब्जॉर्प्शन यानी जो लाइट जितनी एब्जॉर्ब हो रही है उसका स्पेक्ट्रम बना के सामने शो की। स्पेक्ट्रम
इससे मुराद एक ग्राफ है। और एक्शन स्पेक्ट्रम का जिक्र करूं तो एक्शन स्पेक्ट्रम यानी कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, कौन सी लाइट ज्यादा एक्शन दिखा रही है। रेड लाइट एक्शन ज्यादा दिखाती है, ब्लू लाइट एक्शन ज्यादा दिखाती है। तो ये नीचे जो लाइनें लिखी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम लाइंस हैं। क्या याद रखना है जी, क्लोरोफिल ए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। इन जनरल पूछे तो ब्लू एंड रेड लाइट आर मोस्टली एब्जॉर्ब, ये दो लाइट्स हैं। लेकिन दोनों में अगर पूछ लिया कि ब्लू और रेड में से कौन सी ज्यादा है, तो ब्लू लाइट इज ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। लेकिन रेड लाइट जो है इट हैज मोर एंड इट हैज मोर एनर्जी इन वन फोटोन देन रेड लाइट, यानी ब्लू की जो है वो एनर्जी ज्यादा है एंड इज एब्जॉर्ब मैक्सिमम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्ब होती है रेड लाइट, सॉरी ये ब्लू लाइट है, यहाँ पे ग्राफ पे भी इजीली शो हो रहा है। ब्लू लाइट जो है ना ये ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती है। और रेड लाइट का अगर जिक्र करें तो एक्शन स्पेक्ट्रम रेड लाइट में ज्यादा होता है। रेड लाइट में ये नीचे जो पड़ा हुआ है इसे पढ़ लीजिएगा, बस सिंपल इतना लिखा हुआ है कि दोनों चीजों में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, रेड और ब्लू में। और रेड में फोटोसिंथेसिस जो है वो ज्यादा होती है, यानी इसका एक्शन स्पेक्ट्रम भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम हमने बुक में देखी है, आपने भी देखी होगी। टीएल एंगल मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तो आज इस डायग्राम को भी आपके सामने क्लियर करूंगा। इस डायग्राम, दिस इज द एक्शन स्पेक्ट्रम, ये जो ऊपर ब्लैक डॉट शो किए हुए, दिस इज बैक्टीरिया, दीज आर द बैक्टीरिया। किया क्या उसने, कि एंगल मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसने लाइट को, जो सूरज से आने वाली लाइट है उसको प्रिज्म में से गुजारा, और इस तरह के हम जो है ना सेवन कलर्स में डिफरेंशिएट हो जाता है प्रिज्म में से जब सनलाइट को गुजारें। तो अब उसके बाद आगे बैक्टीरिया रख दिए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया देखें जमा किस जगह पे ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा किस जगह पे जमा हो रहे हैं, क्लोरोफिल में से जब ये लाइट गुजारी तो देखें रेड कलर में जो है वो बैक्टीरिया ज्यादा जमा हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कैपेसिटी ज्यादा है, इन द अदर सेंस कि रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। दिस इज द एक्शन स्पेक्ट्रम, ये बात क्लियर हुई। एक्शन स्पेक्ट्रम ये चीज बताना चाह रहा है। और ये स्पायरोजायरा पे किया था, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में अगर चलूं तो बुक में कुछ टर्म्स यूज हुई हैं। असिमिलेटिंग पावर, तो असिमिलेटिंग पावर एटीपी को कहते हैं। रिड्यूसिंग पावर किसे कहते हैं जी, एनएडीएच को। ये एमसीक्यूज आए हुए हैं। फिर क्लोरोफिल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं वो मैंने डिस्कस किया कि एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्टेड के लिहाज से आते हैं। मसलन कि क्लोरोफिल ए, यानी अगर मैं यहाँ पे लेके चलूं पीछे, यहाँ पे जो हमारी पहली स्लाइड थी, तो ये चीज यहाँ पे वाज़ेह हो जाएगी। क्लोरोफिल ए के पास यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल ए इज ब्लू ग्रीन। अब क्लोरोफिल ए का कलर आपको पता चल गया ब्लू ग्रीन है, तो अब कलर व्हील पे आए। अब मुझे बताएं इसमें से ब्लू से ग्रीन ये दो कलर हैं, तो अब क्वेश्चन है क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स, और ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लोरोफिल ए कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा। यस, द आंसर विल बी ये ब्लू की जगह ऑरेंज और ग्रीन की जगह रेड, यानी ऑरेंज टू रेड कलर। सारे ऑप्शन नहीं होंगी, इनमें से कोई एक कलर दिया होगा जो कि एब्जॉर्ब होगा ज्यादा कलर। अब यहाँ पे नेक्स्ट चले तो आखिरी स्लाइड थी हमारी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने यहाँ पे देखने जी। एमसीक्यूज प्रैक्टिस, सिमुलेटिंग पावर हो गया क्लोरोफिल। फिर क्लोरोफिल हेड को जो है वो प्रोपायरिन रिंग कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखना है। टेल को हम कहते हैं फाइटोल टेल, फाइटोल टेल जो है वो इम्बेडेड होती है थैलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये क्लोरोफिल जो है वो वाटर इनसोलुबल होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है या कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो मुझे एमसीक्यूज नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी अलग से इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा ट्रिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अल्लाह हाफिज़।